मैं शारदा कुमारी मारवाड़ी +2 स्कूल हिंदी शिक्षिका 11वीं की कक्षा हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप लोगों को फणीश्वर नाथ रेणु की संस्मरण और रिपोर्टाज का मिला जुला गुण वाला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति। इससे पहले की कक्षा में जैसा कि हमने बताया था कि नागार्जुन की कविता जो थी उसमें भी आंचलिकता की झलक थी। उनके गांव के घर और बहुत दिनों के बाद वो गांव लौटे थे और उसमें अपने गांव का वर्णन किया था, तो वो भी कविता लगभग अंचल विशेष पर आधारित थी। और हम लोग आज आंचलिक कहानी और उपन्यास के जनक फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये संस्मरण पढ़ेंगे। इसमें भी आपको आंचलिकता की झलक मिलेगी, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो अंचल विशेष पर आधारित है, इसलिए आंचलिक रचनाओं के ये जनक माने जाते हैं। तो हम लोग, और मैं ये बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग गया गाइडेंस के तहत वर्चुअल क्लास ऑफ गया से जुड़े हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हमसे प्राप्त हो। इस कोविड महामारी के कारण जो आपको क्षति हुई, क्लासेस स्थगित रही, जिसके चलते आप लोग अपना पाठ्यक्रम को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, इसके लिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है और इसका लाभ आप लोग पूरा उठाएं, इसको देखें, इससे नोट्स तैयार करें और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो। आगे आप लोग, सबसे पहले मैंने बताया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आपको 50% पूछे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर प्रश्न लेखक परिचय से होता है, इसलिए हम लोग लेखक के बारे में अच्छे से जानेंगे। और ये मत समझिएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने से बहुत आसानी हो गई। आपको अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही हल करना होगा, क्योंकि उसमें पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसके लिए हमें पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें यह निर्धारित नहीं होगा निबंधात्मक प्रश्नों की तरह कि आप कुछ भी उसमें पाठ से लिख दोगे उससे संबंधित तो आपको अंक मिल जाएंगे। इसलिए इसका सटीक उत्तर के लिए आप लोगों को पूरा पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा। अभी आप लोग लेखक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये अंचल पर आधारित कहानी उपन्यास का लेखन करते थे, तो ये जानना जरूरी है कि ये थे किस अंचल से, कहाँ इनका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ। तो इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ। अभी हम लोग 2021 में हैं, तो इससे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो वर्ष है उनका जन्म शताब्दी समारोह यानी 100 साल पूरे हुए हैं। और इस वर्ष खास करके बिहार में बहुत सारे समारोह, सेमिनार और व्याख्यान, इन पे बहुत सारे आयोजन किया गया था और इनका जन्म शताब्दी समारोह को मनाया गया है। और जन्म स्थान है औराही हिंगना। ये गांव का नाम है औराही हिंगना, जो कि पहले पूर्णिया जिले में था जब इनका जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में यह अररिया जिला में हो गया है। ये जो गांव है वो अररिया जिला में कैसे? क्योंकि आप इतना से ही समझिए कि पहले जहानाबाद गया जिले में था, गया जिला के अंतर्गत जहानाबाद भी आता था। बाद में उस जिला की जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, क्षेत्र को अलग कर दिया गया और उसको जहानाबाद जिला बना दिया गया। वैसे ही पूर्णिया जिला के साथ में ही अररिया जिला था और उसको बाद में फिर अलग करके अररिया जिला बना दिया गया। तो ये आप लोगों को समझने के लिए इनका जन्म और जन्म स्थान, औराही हिंगना, जिला अररिया, पहले पूर्णिया, बिहार, हमारे ही प्रांत के ये लेखक हैं। पिछली कविता भी जो हमने पढ़ा था नागार्जुन की, वो भी हमारे ही राज्य के थे कवि। और लगभग इनकी रचना और इनकी रचनाओं में कुछ समानता देखी गई है। भाषा का ज्ञान, भाषाविद, कौन सी भाषाओं के जानकार थे? तो मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और नेपाली भाषा के जानकार ये थे। विभिन्न भाषाओं के जानकार थे
वृत्ति यानी रोजगार। रोजगार से पहले इन्होंने पढ़ाई फारबिसगंज में मध्य विद्यालय तक की पढ़ाई फारबिसगंज में की और नेपाल जाकर इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की डिग्री ली और वहाँ कोइराला परिवार के साथ उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने माध्यमिक तक की पढ़ाई खत्म की। और उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए ये आ गए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और यहाँ आने के बाद ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में इन्होंने अच्छा सहयोग दिया। इनका जो योगदान रहा बहुत ही सराहनीय रहा। और वृत्ति हम लोग रोजगार के बाद देखेंगे। पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार, नौकरी पेशा, कोई भी इंसान आगे बढ़ने के लिए नौकरी पेशा करता है। इन्होंने पुस्तकालय में सबसे पहले पुस्तकपाल की नौकरी की। उसके बाद ये फिर आकाशवाणी रेडियो में कुछ दिनों तक काम किए। तत्पश्चात ये अपने गांव आ गए और कृषि से जुड़ गए। कृषि से जुड़ने के साथ साथ इन्होंने लेखन का कार्य भी जोर शोर से शुरू कर दिया। तब से ये जो लिखने लगे, लिखते ही गए और लेखन में इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और कुछ सक्रिय भूमिका इन्होंने राजनीतिक में भी रखी। आगे मैं बताऊंगी राजनीति में क्या क्या इनका योगदान रहा। तो ये लेखन जब करने लगे तो मुख्य रूप से आंचलिकता पर अपने अंचल से ही सारे इनके पात्र होते, गांव, स्टेशन, जितना भी वर्णन होता, खेत बाड़ी, सब वही के आसपास के अंचल यानी प्रखंड विशेष क्षेत्र के बारे में लिखना। इन्होंने वही किया, अपने ही अंचल से संबंधित लेखन कार्य को पूरा किया और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बाद में इन्हें आंचलिकता के जनक कहा गया। आंचलिक कहानी उपन्यासों का जनक फणीश्वरनाथ रेणु जी को कहा गया। राजनीतिक भागीदारी, मैंने बताया 1942 में स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी रही। फिर 1950 में ये नेपाल आए। पहले बताया था मैंने कि कोइराला परिवार के सानिध्य में ये रहते थे और उन्होंने एक साथ में रहने से एक मित्रता बढ़ जाती है या उस तरह का उनकी भावना हो जाती है। 1950 में आए और नेपाल में सबसे पहले क्या था, नेपाल में था राजतंत्र था, राजाशाही थी। तो जो राजा तत्कालीन 1950 में जो राजा थे वो बहुत ही दमनकारी, अत्याचारी थे, जिसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, उनकी जो दमनकारी नीति थी, अत्याचार था, उसके विरुद्ध आंदोलन किया और उसका नाश किया। उसके बाद फिर 1974 में बिहार के जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आप लोगों को आगे पढ़ेंगे, जिसमें संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के बारे में बताया गया है। जिस आंदोलन में इन्होंने 1974 में जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाई और सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि जो इनको मिली थी उसको इन्होंने लौटा दिया। ये हो गई वृत्ति की बात। अब आगे हम लोग आएंगे प्रमुख कृतियां यानी जो इन्होंने अपने जीवन क्रम में रचना की, जिसमें से प्रमुख रचनाएं तो बहुत सारी की। इनकी सबसे पहली कहानी है बाबा बटेसर। उसमें भी आंचलिकता है। आप लोग को अगर कभी खाली समय में उसको पढ़ सकते हैं इनकी कहानियों को। आजकल तो इंटरनेट पे भी कहानी खुल जाती है, तो आप लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। बाबा बटेसर हो गया, पंचलाइट हो गया, लाल पान की बेगम आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, वो भी इनकी ही रचना है। सारी कहानियों में आप एक चीज देखिएगा कि ये अंचल विशेष पर ही कहानी लिखते हैं। इनका कहानी किसी एक क्षेत्र विशेष के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिर आप लोग इनका पहला उपन्यास रहा मैला आंचल और प्रतिपरी कथा। मैला आंचल तो पहला उपन्यास है, लेकिन मैं इन दो उपन्यासों के बारे में मैं आप लोगों को ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जो ये संस्मरण पढ़ना है उसमें इन दोनों उपन्यासों का जिक्र हुआ है।
आगे आप लोग पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों उपन्यासों के बारे में लेखक ने क्या कहा है। तो कितने चौराहे दिल तपा जुलूस, पलटू बाबू रोड, ठुमरी, हाथ का जस, अगिन फोट, आदिम रात्रि की महक, ये सब क्या है? कहानी है, वन तुलसी की गढ़। और ये जो है इन्होंने कहानी उपन्यास के साथ संस्मरण, निबंध आदि को तार्ज भी लिखा। तो ये जो पुस्तक है ये संग्रह है किस चीज का? निबंध, संस्मरण और रिपोर्टाज का। कौन सा शीर्षक? श्रुत अश्रुत पूर्व। ये पुस्तक में बहुत सारे संग्रह इनका है। किस चीज का? निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो ये जो संस्मरण हम लोग पढ़ेंगे वो किस संग्रह से संकलित है? याद रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न भी पूछेगा। श्रुत अश्रुत पूर्व से संकलित है, तो वहां से लिया गया है। उसमें से एक संस्मरण को उठाकर आप लोगों को पढ़ने के लिए दे दिया गया, समझ में आएगा। फिर नेपाली क्रांति कथा, चूंकि ये नेपाली क्रांति में भी कूदे थे, अभी मैंने बताया राजनीतिक गतिविधियां जो थी, तो इसलिए इन्होंने वहां से भी कुछ उठाकर लिख दिया, वहां के बारे में भी, उस क्रांति, उस बदलाव के बारे में भी। किस बदलाव? उस दमनकारी राजा और अत्याचारी राजा के बारे में, उसके लिए क्या क्या इन्होंने उस बदलाव के लिए क्रांति किया, कौन कौन से कदम उठाए, उस सब के बारे में नेपाली क्रांति कथा में लिख डाला। मैना आंचल और तीसरी कसम पर फिल्में भी बनी। आप लोग फिल्म देखने में बहुत ही रुचि दिखाते होंगे, तो आप लोग कभी ऑनलाइन भी देख सकते हैं इनकी फिल्म तीसरी कसम, बहुत अच्छी फिल्म है। मैना आंचल भी, मैना आंचल फिल्म तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब मैं 10वीं कक्षा में थी तो दूरदर्शन पे, उस समय सिर्फ दूरदर्शन चैनल होता था, और हमने देखा था कि मंगलवार को 9 बजे 8:30 से समाचार सुनते थे। जल्दी से लगता था। बालपन में तो ज्यादा धारावाहिक फिल्में पसंद आती हैं, और उस समय महाभारत रामायण चलती थी, वो भी देखती थी, तो लगता था जल्दी से समाचार खत्म हो जाए और मैना आंचल शुरू हो जाए, क्योंकि वो धारावाहिक मुझे बहुत पसंद था। मंगलवार के दिन अब तक याद है 9 बजे रात में ये धारावाहिक चलती थी, और बहुत ही मनोरंजक धारावाहिक थी, जिसमें अभी तक मुझे याद है कमली नाम की पात्रा थी और उसका नायक था डॉक्टर प्रशांत। पूरी तरह से उसमें बताया गया था किस तरह से आजादी के बाद शहर के साथ साथ गांव में भी बदलाव आ रहे हैं। आप लोग कभी फुर्सत मिले तो आप ये मैना आंचल जरूर पढ़िएगा, तीसरी कसम फिल्म जरूर देखिएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? मुख्य मुख्य कृतियां जो उनके द्वारा लिखी गई। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा कि आपको जो संस्मरण पढ़ना उसी के लेखक कौन है। ये सारे जो इनकी कृतियां हैं उसको भी लिख के दे सकता है कि इसके लेखक कौन है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना होगा। सम्मान यानी पुरस्कार, मैना आंचल के लिए ये पहला उपन्यास है, तो मैना आंचल उपन्यास के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। प्रस्तुत रचना उनकी पुस्तक, अभी मैंने बताया कि श्रुत अश्रुत पूर्व से संकलित है। इस रचना में संस्मरण और रिपोर्टाज के मिले जुले गुण हैं। ये इनके बारे में पूरी जानकारी हो गई, और थोड़ी सी जानकारी हमें जो पढ़ना है उसके बारे में भी हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। इनका निधन 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ। अब हमें पाठ में प्रवेश करने से पहले शब्द निधि को देखना होगा, जिसके तहत हम लोग काठिन्य निवारण यानी कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो शब्द निधि में कोई भी कविता हो, कहानी हो, जब तक हम कठिन शब्दों के अर्थ नहीं जानेंगे तो उसके हर पहलू को समझने में परेशानी होगी। इसलिए शब्द निधि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पुण्य सलीला। पुण्य सलीला जिसका जल पवित्र हो। हम लोग गंगा नदी को भी पुण्य सलीला कहते हैं, लेकिन इसमें पढ़ने के लिए हम लोगों को कोसी नदी के बारे में है, तो लेखक ने पुण्य सलीला कोसी को संज्ञा दी। छिन्नमस्ता राजरप्पा वाली माँ को बोलते हैं, क्योंकि वहां उनका सिर कटा हुआ बस है। तो इसमें छिन्नमस्ता तांत्रिकों की एक देवी है जिसका सिर कटा हुआ है, उसके लिए आया है।
और ये सारी जो संज्ञा है किसके लिए है? कोसी नदी के लिए। भीमा, भीमा यानी भयानक, भयानक। और इसी के स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग भयानका भी हुआ है, आगे पाठ में आप लोग देखेंगे। प्रभावती, प्रकाशमयी, प्रकाशमयी, सूर्य की पत्नी को भी प्रभावती कहा गया है। विधाता, सृजनकर्ता, ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को विधाता कहते हैं। अंचल यानी क्षेत्र विशेष, अभी बताई हूं मैं। बालूचर, बालूचर वह रेतीली भूमि को कहते हैं जहां एक बार नदी अपना पानी के साथ आती है और क्या करती है? पानी बहा ले जाती है और बालू को वहां छोड़ देती है, यानी जो जहां सिर्फ बालू ही बालू हो उस भूमि को बालूचर कहते हैं। फिर उन्मूलन, उन्मूलन शब्द आप लोग पहले भी जाने होंगे। जड़ों से समाप्त, किसी भी चीज का उन्मूलन करना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ये हो गया उन्मूलन। बंध्या, बांझ, बंजर। सिल्ट, बाढ़ में जमने वाली गाद मिट्टी। सिल्ट के बारे में अगर आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते हुए, नीतीश कुमार बराबर कर रहे हैं कि गंगा नदी में जमने वाली सिल्ट की सफाई हो, उसके कारण बहुत सारी परेशानियां हो रही है हमारे राज्य में। तो वो जब पानी नदी का पानी जब आता है तो अपने बहाव के साथ बालू और साथ में जो उसके तटीय इलाका होता है वहां पे गाद और मिट्टी को छोड़ जाता है, तो उसकी सफाई करने की बात हो रही है। वो सिल्ट का मतलब हो गया बाढ़ में जमने वाली गाद मिट्टी, जिसके कारण कुछ इलाके दलदल से हो जाते हैं। मर्माहत यानी दुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति जब होता है तो होता है बहुत ही मर्माहत है। कंदराओं यानी पहाड़ के अंदर जो गुफाएं होती हैं उसको हम लोग कंदरा बोलते हैं। धूसर, धूल के रंग का, यानी खाकी रंग देखो धूल के रंग का होता है, धूल से दूसरित उस रंग को धूसर कहते हैं। हमजोली, साथी, मित्र, हमसफर को हमजोली कहते हैं। काल कबलित यानी काल के नहीं, कभी कभी बोलते काल के गाल में वह समा गया, तो समय के द्वारा निगला जाने वाला उस स्थिति में हम लोग काल कबलित शब्द का प्रयोग करते हैं। शस्य श्यामला, फसलों से हरी भरी जगह को शस्य श्यामला करके संज्ञा दी गई है। आसन्न प्रसवा, यहाँ पे ये देखना होगा, आगे आपको अगर प्रश्न व्याख्या में ये शब्द आ जाए तो उसमें विशेष में आप लोग जरूर रखिएगा कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कैसे? आसन्न प्रसवा का मतलब हम लोग जान रहे हैं वह जिसके प्रसव का समय नजदीक हो। स्त्री जब गर्भाधारण करती है, प्रसव तो नदी नहीं कर सकता है, करती है नदी? कभी नहीं। ये तो मानवीकरण कवि या लेखक क्या करते हैं, वो शब्द को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग करके उसको एक रूप देते हैं। तो आसन्न प्रसवा मतलब कोसी नदी के बारे में कहा गया है, लेकिन यह किसके लिए प्रयोग होता है? वह स्त्री जिसके बच्चा जब होने वाला हो, जन्म होने वाला हो, उसके समय जब नजदीक आते हैं तो उसको, उस स्त्री को आसन्न प्रसवा कहते हैं। लेकिन यहाँ नदी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इस शब्द में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। अन्नपूर्णा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन होना है, टाइपिंग मिस्टेक है, अन्न नहीं होगा, अन्न जो हम खाते हैं, चावल, गेहूं, दाल, ये सब खाते हैं, उसको अन्न कहते हैं। तो अन्न की आपूर्ति करने वाली देवी, हम लोग ऐसे भी बहुत जगह देखते हो रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ की पूजा होती है क्योंकि वो अन्न की देवी मानी जाती है। ये शब्दार्थ हो गए आपके, मेरे ख्याल से आप लोग बेटा सब समझ गए होंगे पूरी तरह से शब्दार्थ में। अब हम लोग पाठ में बढ़ेंगे आगे। पाठ के अंतर्गत हम लोग पहले पाठ सार को जानेंगे, पाठ का सारांश। तो इसके बाद मैं मुख्य बातें जो पाठ के अंतर्गत है उसको मैं स्पष्ट करूंगी। अभी आप लोग पाठ का सारांश जानिए। उत्तरी स्वप्न पर हरी क्रांति, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक रिपोर्टार्ज, जैसा मैंने कहा रिपोर्टार्ज कह लीजिए, संस्मरण कह लीजिए, ये दोनों का मिश्रण है। और यह रचना उनकी पुस्तक शुद्ध अशुद्ध पूर्व से संकलित है।
कोसी परियोजना के द्वारा ऐसे कोसी के शोक कैसे यहाँ कैसे होगा, किस तरह से कोसी परियोजना के द्वारा कैसे कोसी के शोक विषाद को उल्लास में बदल दिया गया और मनुष्य के प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा यह चकित कर देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने कहा था लेखक रचनाकार जो भी लिखता है अपने परिवेश से लिखता है, जो वह भोगता है, जो वह जीता है, जो वह देखता है, उसकी ज्ञान इंद्रिया जो महसूस करती है लेखक उसकी रचना कर डालता है। तो जाहिर सी बात है वो जहाँ रहेगा अपने आसपास से ही लिखेगा, जो वह उस चीज को उसके ऊपर जो बीतेगा, जिसको वो महसूस कर पाएगा, उन सब चीजों को लेखक अपनी लेखनी में डालता है। एक और बात, जब अभी हम लोग के पास सूचना के बहुत सारे साधन हो गए, बहुत सारे हो गए। इंटरनेट से हम लोग सूचना प्राप्त कर लेते हैं, टीवी खोलकर समाचार देख लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, जिस समय इसकी रचना हुई तो उस समय क्या था, एक मात्र अखबार और एक आकाशवाणी, सूचना के ये दो ही साधन थे, जिसके द्वारा उसके बाद फिर टीवी वगैरह आगे बढ़ते गया। लेकिन उस समय कोई भी सूचना के लिए या तो सरकार को किसी चीज के लिए, आम जनता को जो तकलीफ हो रही है सरकार को अगर अवगत कराना है तो उसको लेखनी द्वारा अखबार से ही सूचना दी जाती थी और पत्र से भी दी जाती थी। लेकिन अगर पूरे समाज को संबोधित करना है तो उसकी सूचना समाचार पत्र से दी जाती थी। तो लेखक और कवि जो भी होते थे उनकी रचनाएं पुस्तक में संकलित होने से पहले अखबार पत्र, जो समाचार पत्र होते थे, निकलते थे उस समय के दैनिक, उसमें छापे जाते थे, जिसके माध्यम से सरकार जागरूक होती थी। तो ये जो संस्मरण है इसमें कवि ने कल्पना की है कि अगर कोसी क्षेत्र, जिसमें कोसी नदी जिधर जिधर जाती है तो लाखों एकड़ जमीन को बंजर बना देती है, उस पर ध्यान दिया जाए, बांध परियोजना बनाया जाए, डैम बनाया जाए, तो उधर की जनता खुशहाल हो सकती है और धरती हरी भरी हो सकती है। तो इस बात का वर्णन इसमें किया गया। भले ही वो कल्पने में, स्वप्न में, जैसा कि शीर्षक भी है, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति, स्वप्न में ही किया है। लेकिन इस लेखनी के माध्यम से जो लेखक लिखना चाहते हैं, जिस स्वप्न को साकार करना चाहते हैं, वो पूरा भी होता है। इसमें के अंत में यह भी बताया गया है कि किस तरह उनका सपना साकार होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे बंजर होती है धरती। ये जो चित्र आप लोग देखिए, जिसमें कैसे नदी बाढ़ आने के बाद जब नदी पानी इधर सरक रही है तो क्या हो रहा है, बालू ही बालू, यही बालूचर है। यही बालूचर होने के कारण काली मिट्टी जो कि बहुत उपजाऊ रही थी, वो क्या हो जाती है, बंजर बंधिया हो जाती है, जहाँ कुछ आप उगा नहीं सकते हो। तो उस तरह से क्या होगा, लाखों एकड़ जमीन, यानी बहुत बड़े बड़े जमीन वाले जो मालिक हैं वो भी गरीब हो जाएंगे। कैसे, कुछ उपजेगा नहीं तो खाएंगे क्या, और बेचारे गरीबी से जूझते रहेंगे, बीमारी महामारी सबके शिकार हो जाएंगे, दुर्बल शरीर से। उधर कोसी क्षेत्र का वर्णन करते समय लेखक ये लिखते हैं कि उस क्षेत्र के लोग दुर्बल शरीर के, बीमारी से ग्रसित और गरीबी के मारे हुए लोग थे। तो इस तरह से इन्होंने बताया है कि क्या स्थिति रही, और इस स्थिति के कारण बहुत सारे लोग तो विस्थापित होकर दूसरे प्रांत में जाकर रोजी रोजगार ढूंढते थे और यहाँ के जमीन और मकान, घर को, गांव को छोड़ ही देते थे। तो लेखक ने कहा है कि उस समय ऐसी ऐसी महामारियां आती थी कि गांव के गांव उजड़ जाते थे, और जो खान पान जिसका सही नहीं हो, जिसको अन्न का दाना भी नहीं नसीब हो, उसकी तो स्थिति और बद से बदतर होती थी। तो बंजर होने के साथ साथ वो उतने संपन्न नहीं होंगे उस क्षेत्र के लोग, तो जाहिर सी बात है कमजोर लोग को बीमारी भी ज्यादा सताती है। अभी हम लोग महामारी का अर्थ हम लोग कोविड से जाने, अभी हम लोग कोरोना से पीड़ित, बहुत सारे लोग मर गए, देश के देश तबाही मच गई। और ऐसे महामारी किसको बोलते हैं, जो असाध्य हो, जिसका कोई निवारण, कोरोना का अभी तक निकला कुछ नहीं। उस समय हाँ बाद में फिर हो जाता है,
बहुत सारे वैज्ञानिक है, उस पर रिसर्च करते करते कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लेते हैं। तो उस समय उस तरह की महामारी मलेरिया रही, टीबी, काला आजार और डायरिया, ये सब महामारियां थी जिस समय। अब तो उसका उपाय सब वैज्ञानिक ने ढूंढ लिया, लेकिन उस समय क्या होता था, गांव के गांव साफ हो जाता था। तो लेखक इसमें ये वर्णन करते हैं कि ये मेरे साथ जो दोस्त रहते थे, दर्जनों पर दर्जनों हर साल काल कवलित हो जाते थे। काल कवलित हमने अभी बताया था, यानी वो काल के गाल में समा जाते थे, और जो है भी हमारे साथ उसकी कोई गारंटी नहीं कि कल वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यह भयावह स्थिति थी, भीमा भयानक स्थिति रही। तो इस तरह के बंजर जमीन के कारण तो ये बहुत बड़ी समस्या रही। आजादी के बाद शहरों में तो बहुत सारे विकास हो रहे थे, लेकिन इधर भी ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लेखक जैसे लिखनी चाहिए। लेखक ने वो काम किया, और जिसका परिणाम क्या हुआ, कोसी परियोजना का निर्माण हुआ और बांध बने, डैम स्थापित हुए, और क्या हुआ, फिर से हरी भरी खेत, हरी भरी फसलें लहराने लगी। इसी चीज का वर्णन संस्मरण में हुआ है। तो कैसे इन्होंने मानव को क्या कहा, मनुष्य के प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा यह चकित कर देने वाला परिवर्तन। आज भी हम लोग जानते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यहाँ लेखक क्या है, इस संस्मरण में आशावादी है। जब तक आप आशावादी हो, एक मंत्र को मान लो, जब तक आप आशावादी हो तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी, भले ही देर से आए। इसलिए कभी निराशा की ओर नहीं जाओ, हमेशा आशावादी बनो। लेखक अगर निराश होते, इनका बहुत उपहास हुआ। इसमें क्या हुआ, मित्र उनका बहुत, जब वो लिखते कि यह कोसी की बंजर धरती लहलहाने लगी, यहाँ मकई के खेत है, मकई के खेत में घास गढ़ने वाली गुनगुना रही है, हंस रही है, बेवजह हंस रही है। तो उनके दोस्त जो थे बहुत मजाक उड़ाते कि ये तुम क्या लिखते रहते हो, कब तुम्हारे प्राणों के रंग घुल जाएंगे इस मिट्टी में। लेकिन लेखक ने हार नहीं माना। वैसे ही आप लोग कुछ अच्छा करो तो बहुत सारे लोग तुम्हारी बुराई करने वाले मिलेंगे, अरे ऐसे कर रहा वैसे कर रहा। लेकिन जब हम लक्ष्य पे दृढ़ हो गए हैं तो उस आशा के साथ आगे बढ़ते ही जाएं, लोगों की कहना ना माने, क्योंकि जिस आशा से हम लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो लक्ष्य एक न एक दिन प्राप्त होगा। जिस तरह की ये बंजर धरती हरी भरी हो गई है ना, यहाँ यही चीज बताया गया है कि मनुष्य में वो बल होता है, मानव जीवन, ब्रह्मा ने, विधाता ने मानव को ऐसा बनाया है कि हर असंभव कार्य को संभव कर देता है। लेखक ने इस स्मरण के अंत में लिखा है, नरहो न निराश करो मन को। कोई भी बात को निराशा में मत लो। ये कविता आपने पढ़ी होगी, मेरे ख्याल से कक्षा 7 में। नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो लेखक ने इसका वर्णन किया। तो बहुत ही अनोखे अंदाज में रेणु जी ने यह बताया है कि किस तरह मानव कोई भी बड़े से बड़े परिवर्तन को ला सकता है। इस तरह की उसमें शक्ति होती है। तो उस उल्लास में बदल दिया गया। आंचलिक कथाकार रेणु जी ने अपने ग्रामीण अंचल तथा वहां के जीते जागते चरित्रों का अपने पाठकों के मानस पटल पर चित्र उभारा है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपने आसपास के पात्र भी लेते थे और आसपास की जगह का भी वर्णन करते थे। रेणु जी ने, सबसे पहले आप ये संस्मरण पढ़ोगे तो एक प्रश्न आएगा, क्या उससे प्रश्न भी आएगा, उसका आंसर भी वहीं पे होगा कि जब भी मैं कोसी अंचल के, कोसी क्षेत्र के बारे में लिखने बैठता हूँ तो यह मेरा व्यक्तिगत विषय बन जाता है। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, जो कि अपने तक सीमित हो। तो ऐसा लेखक ने क्यों कहा, प्रश्न पूछेगा कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि जब भी मैं कोसी क्षेत्र के बारे में लिखता हूँ तो वह मेरा व्यक्तिगत विषय बन जाता है। तो क्या लिखोगे आप लोग, क्योंकि उस क्षेत्र में लेखक बचपन जन्म हुआ, बचपन से पले बढ़े और भावनात्मक और रागात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस कोसी क्षेत्र को व्यक्तिगत विषय माना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यही चीज को यहाँ समझाया गया है लिखकर, इसको आप लोग देख लेंगे। मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए,
किस तरह से कोसी परियोजना के तहत बांध बनाया जा रहा है। इसका चित्र यहाँ पर है। बांध बनाने से क्या हुआ, जो फालतू का पानी था डैम में जमा रह गया, वो जाके उधर जो लाखों एकड़ जमीन थे उसको रेतीला नहीं किया, इस कारण वहां पे हरियाली भी आई। कोसी अंचल में रहने वाले कोसी के तांडव से हमेशा भयभीत रहते थे। ये सारी बात आप लोगों को बता दी हूँ मैं। लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई, मलेरिया, कालाजार, ये सारी चीज आप लोग को बता दी हूँ। आप लोग अपना स्वाध्याय के लिए इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेखक आशावादी हैं, वे अपने लेखों द्वारा कल्पना करते रहते हैं। एक दिन यह बंजर जमीन हरी भरी अवश्य होगी और सब समस्याओं का उन्मूलन होगा। ये सारी चीज वो कल्पना में करते हैं। क्या क्या करते हैं, कोसी अंचल के लोग खुशहाल होंगे, आशा करते हैं ऐसा, और कल्पना में लिखते हैं, स्वप्न में लिखते हैं। पड़ती जमीन के दिन ही फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल जाएंगे। ये व्याख्या के लिए आता है, इसलिए इन पंक्तियों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। चारों ओर हरियाली छा जाएगी। तो ये कल्पना किसके द्वारा की गई है, लेखक के द्वारा। हालांकि इस कल्पना का उनके मित्रों द्वारा मजाक भी बनाया गया और उनको चिढ़ाते थे सब लोग, लेकिन वो मित्र कहते थे कि पड़ती परिकथा में जो उपन्यास है इनकी, उसमें उन्होंने लिखा था कि पड़ती जमीन के दिन एक दिन फिरेंगे। तो मित्र कहते थे कब वो दिन आएंगे, प्राणों में रंग तुम्हारे कब भूलेंगे। तो लेखक हंस के कहते थे स्वतंत्रता बाद। तो ये कहते थे चारों ओर हरियाली छा जाएगी, और उनका सपना साकार भी हुआ। बांध बनने के बाद देखो लेखक का सपना साकार भी होता है, कोसी परियोजना। अच्छा, इस संस्मरण में एक और वाक्य आया है। क्या, एक गांव का ही व्यक्ति है जो कलकत्ता जाता है बंगाल कमाने खाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। तो यहाँ 1.5 बीघे भर जमीन उसकी होती है, वो बेचने का सोचता है कि बंजर जमीन में तो कुछ होती नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। तो वो बेचने के लिए वहां से आता है। तो स्टेशन से जब अपने गांव आता है तब तक कोसी परियोजना हो जाती है कामयाब और वहां हरियाली छा जाती है। तो वो अपने गांव आता है तो वो अपने ही गांव को पहचान नहीं पाता है। वो कहता है ये किसके खेत है, इतनी हरियाली, मैं कहीं दूसरा जगह तो नहीं आ गया, मैं कहीं और आ गया हूँ। और वो लौटकर फिर से स्टेशन चला जाता है और लोगों से पूछता है कि ये क्या हो गया, ये गांव की स्थिति ऐसे कैसे हो गई, मैं दूसरे जगह आ गया हूँ। लेकिन सब लोग उसे बताते हैं कि नहीं, बांध बन जाने से सब खेतों में हरियाली छा गई और सारे फसल होने लगे, धान, गेहूं, मक्का सब होने लगे हैं। तो वह बहुत खुश होता है और आता है तो सब बच्चे उसको क्या चिढ़ाते हैं कि देखो ये सुदामा आ गया जो अपने ही मंदिर को नहीं पहचान रहा है। जिस तरह सुदामा जी कृष्ण के पास आए थे और गए तो अपने ही घर को नहीं पहचान पा रहे थे, वही बात उसके साथ हुई, तो उसका नाम ही रखा गया सुदामा। बच्चे चिढ़ाने लगे ये सुदामा है। फिर वो व्यक्ति अपने सब परिवार यहाँ लौट आया और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। ये हुआ लाभ इस विकास का। बहुत सारे ऐसे विस्थापित लोग अपने गांव आ गए हैं और खेती में फसल हरे भरे उगाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। यही है इसमें कहानी। देखो आगे दिया है, खेत बेचने के लिए घर आया था, यही बताई हुई है बात। और डैम को आप लोग देखो, आगे देखो कैसे यहाँ पे पानी को जमा। डैम में क्या होता है, ऊपर से पानी गिरती है और उसको बांध के रखा जाता है ना, यही बांध बनता है ना। बहुत सारे परियोजनाएं इस तरह उड़ीसा में भी हुआ है, आप लोग जानते होंगे, सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे। तो ये यहाँ इसी का चित्र है और बच्चे के द्वारा जो सुदामा की संज्ञा दी गई है उसका वर्णन है। और यही पे ये जो संस्मरण है खत्म होता है। अंत में क्या होता है, कोसी अंचल के दिन लौटने पर लेखक मनुष्य के धैर्य, पराक्रम एवं क्षमता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये मानव के ही चाहने से और आशा और उसकी ओर प्रयत्नशील रहने से क्या हुआ, ये सपना साकार हो पाया, जो कि बिल्कुल असंभव लग रहा है। ठीक है, तो सृष्टि में क्या है, विधाता की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो ये ऐसा करना क्यों है, क्योंकि मानव के द्वारा ही सब कुछ संभव है। मानव चाह लेगा तो वो करेगा ही करेगा। इसमें एक और चीज छूटा रह गया है, बराह तीर्थ। बराह तीर्थ का जिक्र हुआ है। लेखक ने कहा है कि बराह तीर्थ मेरा आना जाना लगा रहा। तो बराह तीर्थ कहाँ, एक पहाड़ी
जहाँ से काट कर ये परियोजना शुरू हुई थी। तो वहाँ पे जो कैंप लगा था, इंजीनियर्स लोग सब थे, वहाँ पे लेखक का आना जाना क्यों लगा? इनको बहुत जिज्ञासा थी ना कि जल्दी से धरती हरी भरी हो जाए। तो ये बार बार उसको तीर्थ का नाम दिए कि वो मेरे लिए तीर्थ साबित हुआ और वहां आना जाना मेरा लगा रहा। इसका वर्णन हुआ, यहाँ पे छूट गया था, इसलिए मैं आप लोग को बता देना जरूरी समझा। ये मैप बनाया गया है जिसमें बताया गया इधर नेपाल है, इधर देखो ईस्टर्न यानी पूर्वी क्षेत्र, इधर वेस्टर्न हो गया नेपाल का पश्चिमी क्षेत्र, और कैसे इधर आके उत्तरी दक्षिणी बिहार बाढ़ से बर्बाद हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग सब भली भांति समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पाठ पढ़ना है, उसको मैंने बस फोटो, ये सब कुछ तो मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग अच्छे से स्वाध्याय भी कर लीजिएगा पंक्ति बाई पंक्ति। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने पूरा प्रश्न नहीं बनाया क्योंकि कुछ कुछ आप लोगों को भी करना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ प्रश्नों को छोड़ा है आपके लिए। और कुछ प्रश्न ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न मैं दी हूँ, लेखक ने कोसी अंचल का परिचय किस तरह दिया। परिचय मैं बता दी हूँ कि कैसे उन्होंने दिया था, किस तरह से कोसी अंचल का परिचय बिहार का शोक की संज्ञा दी गई है, और बताया गया कैसे बालू ही बालू मैदान में उसके पानी जाने के बाद हो जाते हैं और क्या होती है, लाखों एकड़ जमीन बंजर हो जाती है। तो ये सारे चीज का वर्णन फिर लास्ट में जरूर दीजिएगा। देखिए, हालांकि संस्मरण के अंत में कोसी परियोजना के आने से कोसी की बंजर धरती हरी हरी हो जाती है और लोग खुशहाल हो जाते हैं। ये भी जोड़ना है, पहले का वर्णन और बाद का वर्णन दोनों देना है, क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो सारी बातें आनी चाहिए। तो उसमें कोसी अंचल का क्या क्या वर्णन है, किस तरह से पहले कल्पना में वर्णन है और कैसे फिर बाद की स्थिति का वर्णन है। फिर उसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में मैंने दिया है, जब लेखक कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ कहने या लिखने बैठता है तो बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ये प्रश्न मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है आप लोगों से, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, किन कारणों से रेणु का आशावाद सफल हुआ? क्यों? क्योंकि वो देखिए केंद्र सरकार ने आजादी के बाद विशेषज्ञों से सर्वेक्षण कराया, उस उनके लिखी हुई रचना के बाद रेणु जी जैसे ही आजादी मिली उन्होंने देखा कि शहरों में तो विकास योजना बहुत तेजी से दौड़ रही है लेकिन गांव में नहीं, तो उनकी रचना गांव से संबंधित ही रही, चाहे वो कभी चिकित्सा संबंधित रही और सारी रचनाएं आशावादी रही। मैलांचल को ले लीजिए, उस समय मलेरिया का बहुत प्रकोप था तो उन्होंने लिख डाला कि किस तरह से डॉक्टर प्रशांत इतनी अच्छी डिग्री MBBS की लेके गांव में आके अस्पताल खोलते हैं। सब लोग मना करता है उनको कि चलिए शहर में एक से एक डॉक्टर हैं, वहां आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन डॉक्टर प्रशांत नहीं चाहते क्योंकि गांव में भी डॉक्टर की जरूरत थी। तो चिकित्सीय मामला गांव में भी आते थे, गांव के गांव लोग ज्यादा मर रहे थे। तो ये क्रांति, ये बदलाव की भावना लेखक में थी, तभी उन्होंने गांव के विकास पर ही लिखते चले गए और कहीं न कहीं उनकी रचनाओं का प्रभाव रहा कि गांव में भी विकास की गाड़ी दौड़ी, भले ही देर से दौड़ी। ठीक है, तो ये उन रेणु के मित्र क्यों मजाक उड़ाते थे, इसका भी जिक्र हमने किया है कि रेणु की रचनाओं में जो कल्पना होती थी उसका यथार्थ में परिणत होने की संभावना ना के बराबर थी। वैसे ही बंजर धरती, वो भी लाखों एकड़, तो कोई सोचा नहीं था कि वहां हरियाली आएगी, इसलिए उनके मित्र जो क्या थे उनकी रचनाओं पे मजाक बनाते थे। ये एक व्याख्या मैंने दिया है, कैसे व्याख्या किया जाता है पैटर्न बताने के लिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उस समय भी मैं बताई थी कि ये इम्पोर्टेंट है, यही पंक्ति है, जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। इस उदाहरण की सप्रसंग व्याख्या के लिए 3 पॉइंट्स आपको डील करना होगा। पहला प्रसंग, प्रसंग में यह बताना होगा यह किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, किसके द्वारा लिखी गई है और कौन से पाठ से। ठीक है, उसके बाद प्रसंग में उसकी पृष्ठभूमि लिखनी होगी, किस स्थिति में कवि ने ऐसा या लेखक ने ऐसा कहा, वो वस्तु स्थिति हम लोग इतना में लिख लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट में होगा व्याख्या,
जिसमें हम लोग उसके पूरे भावार्थ लिखेंगे कि क्या है। तो पूरी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कोसी क्षेत्र जो कभी धूसर, वीरान, बंजर क्षेत्र रहा, उस क्षेत्र की हरियाली, खुशहाली पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। यही की गई है। उसके बाद में फिर पूरा लिखा गया है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर उस पंक्तियों में जो आप लोग पढ़े हैं उसमें कुछ न कुछ विशेष जरूर होता है। तो उस विशेष में आप लोगों को देखना कि इसमें क्या विशेष है, और विशेष के लिए एक अंतिम ये पॉइंट बनाइएगा विशेष। तो लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कोसी क्षेत्र में की आवाज जिंदगी का यथार्थ एवं सजीव चित्रण किया गया है। बाद में तो यथार्थ ही किया है ना, पहले भले ही कल्पना और स्वप्न था, लेकिन बाद में वह सपना भी साकार होते दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है व्याख्या का पैटर्न। आप लोग क्या करते हो, गेस्ट पेपर में देखते हो बस वैसे ही छाप देते हो, नहीं, पैटर्न यही है। कविता हो, कहानी हो, आप लोग व्याख्या ढंग से प्रस्तुत कीजिए, तब आपको नंबर अच्छे आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ग्रीक कार्ड दिया गया है, यानी होमवर्क आप लोगों को करना है, जिसमें अति लघुतरीय प्रश्न है, उत्तरी स्वप्न परी का तात्पर्य क्या है, जिसका 2 से 3 आप लोग होमवर्क जरूर कीजिएगा। YouTube पे जाइए, गया गाइडेंस प्रोग्राम सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके उसमें सारे सब्जेक्ट, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स से भी सारे लेक्चर होंगे 11th एंड 12th गया गाइडेंस फेज 2, और उसमें आप लोग वीडियो देखिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, सारे नोट्स लिखे मिल जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोग रिकार्ड भी जरूर करेंगे, उसके अंदर रहेगा, आप लोग उसको जरूर करिएगा। उत्तरी स्वप्न परी का तात्पर्य क्या है, डैम बनने से पूर्व कोशी अंचल की धरती कैसी थी, मनुष्य विधाता की सृष्टि सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों है, ये सारी बात को बता दिया गया है। रेणु ने नया बराह क्षेत्र तीर्थ किसे कहा है, ये भी मैं बता चुकी हूँ लास्ट में। किन कारणों से रेणु का आशावाद सफल हुआ है, ये यहाँ तक अधिक उत्तरी, जिसका आंसर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में देना है। ठीक है, इसके बाद वस्तुनिष्ठ, जिसका 1 शब्द में देना है आपको उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारा पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। ये 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। ये तो बहुत आसानी होगी आप लोगों को बनाने में, और इसको भी मैं आशा करती हूँ आप लोग बना के रखेंगे। और इसके साथ ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके देखते रहें और पढ़ाई करते रहें, स्वाध्याय भी करें, रिकार्ड भी करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।